तो ये पहले भी कभी प्लेसमेंट ऐसा बना हो जब ऐसे इवेंट्स हुए हों, जब न्याय एस्टैब्लिश हुआ हो? महाभारत के युद्ध से पहले भी बृहस्पति को अतिचारी कहा गया है और बहुत से कॉम्बिनेशंस आते हैं। कर्ण कृष्ण से कहते हैं युद्ध से पहले कि मंगल अनुराधा नक्षत्र में वक्री होकर मार्गी होने वाले हैं, केतु चित्रा नक्षत्र में है और शनि रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं वृषभ राशि में। मैं जानता हूं कि इस समय जो हार है, वो जो राजा है, जो इस समय राजा है या जो सिंहासन पे बैठा है, ये समय उसकी हार का है। जिनकी राशि मीन है उनके लिए अक्टूबर 25 के बाद क्या होने वाला है? मीन राशि के लिए बृहस्पति जो है वो दशमेश भी हैं और लग्नेश भी हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो मीन राशि के लिए तो ये एक बहुत ही शुभ गोचर है। इसी से अब हम मंगल की राशि पर आ जाते हैं, स्कॉर्पियो। उनके लिए क्या लेकर आने वाला है ये? तो अगर मीन राशि के बाद कोई बहुत ज्यादा शुभ गोचर हम देखते हैं तो वो वृश्चिक राशि के लिए देख रहे हैं कर्क के बृहस्पति का। पंचम का एग्जॉल्ट होकर नवम में आना, फिर से मंत्र उपासना, फादर का बहुत अच्छा करना, धर्म कर्म का बहुत बढ़ जाना और द्वितीयेश होकर भी नवम में आना, ये धन अर्जित करने का और सक्सेस का एक बहुत ही क्लियर योग है। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, गुरु, जुपिटर, विजडम, एक्सपेंशन, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स का प्लैनेट अतिचरी हो रहा है इस साल से अगले 8 साल के लिए। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो फास्ट ट्रांजिट, मतलब जो काम 12 सालों में होने वाला था वो इन 8 सालों में होने वाला है। देखिए, जब भी कोई शुभ ग्रह अतिचरी होता है तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा साइन तो नहीं होता है। पूरे वर्ल्ड के लिए भी, कुछ राशियों के लिए भी ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि जब जुपिटर अक्टूबर के बाद कैंसर में गोचर करेंगे तो हर राशि के लिए क्या इम्पैक्ट्स आने वाले हैं। देखिए, ये बहुत ओवरवेलमिंग भी हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप्स को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, और ओवरऑल ग्लोबली वर्ल्ड पर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। और सिचुएशंस भी कुछ ऐसी ही चल रही हैं। तो आज हम इसी गुरु की इम्पोर्टेंस को जानने वाले हैं हर राशि के लिए, और वर्ल्डली ग्लोबली क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके लिए। तो आप जानिए आज के इस पॉडकास्ट के बाद कि अक्टूबर 2025 के बाद किन किन लोगों की किस्मत चमकने वाली है और किन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक टाइम होने वाला है। तो हम ये हर राशि के अकॉर्डिंग जानेंगे। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, जिनको आपने हमारे चैनल पर बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है, इनके एक्सप्लेनेशन को, इनकी विजडम को। मेरी ही नहीं, आप सभी की फेवरेट भी, मनीषा आहूजा मैम। मैम, वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू रंगोली फॉर हैविंग मी ओवर। तो मैम, जैसा कि हमने बात की कि हम हर राशि के लिए आज के अतिचारी गुरु को डिस्कस करेंगे कि जब वो जुपिटर कैंसर में जाएगा अक्टूबर में तो क्या क्या होगा हर राशि के लिए। हाँ। लेकिन उससे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूंगी कि अतिचारी का सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे ये पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करने की क्षमता रखता है। देखिए, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि शुभ ग्रह जब अतिचारी होता है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। देखिए, बृहस्पति मई 2025 से 2032 तक अतिचारी यानी कि फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में रहेंगे। ठीक है, तो ये एक एक्सट्रीम एक्सेलरेशन है। अब इसका मतलब ये है कि जो फल बृहस्पति को एक लंबे अरसे में देने थे वो अब जल्द होगा। इसका मतलब काल चक्र की गति बढ़ गई। ये जो चक्र है, जो स्पीड पे चल रहा था, अब ये फास्ट पेस्ड हो जाएगा। और क्योंकि बृहस्पति, हम शनि को न्याय का कारक मानते हैं, मगर बृहस्पति जब भी फास्ट फॉरवर्ड होता है तो न्याय को बहुत स्विफ्टली डिलीवर करता है। ये अपने आप में ऐसा होगा जैसे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है जो फास्ट ट्रैक मोशन में अब केसेस सुनेगा और फटाफट से जस्टिस डिलीवर करेगा। जी। ये फास्ट फॉरवर्ड बृहस्पति का
पहला पॉइंट है यहाँ पर। ओके। मगर यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले बृहस्पति अतिचारी थे, महाभारत के युद्ध से पहले बृहस्पति अतिचारी थे, और जब बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, काल चक्र की जो गणना है इवेंट्स की, जो घटनाओं की, उसे बहुत ही एक्सेलरेटेड मूवमेंट में आगे तेजी से बढ़ाते हैं, मगर न्याय को एस्टैब्लिश करते हैं। ओके। राइटियसनेस एस्टैब्लिश होती है। तो ये वॉर भी दिखाता है, लड़ाई दिखाता है, मगर ऐसी लड़ाई जिसमें फिर न्याय, राइटियसनेस एस्टैब्लिश हो जाए, तो ये वो बृहस्पति है, और अब फिर से आया है। ओके। तो ये पहले भी कभी प्लेसमेंट ऐसा बना हो जब ऐसे इवेंट्स हुए हो, जब न्याय एस्टैब्लिश हुआ हो? महाभारत के युद्ध से पहले पावर शिफ्ट होती है। अच्छा। महाभारत के युद्ध से पहले भी बृहस्पति को अतिचारी कहा गया है, और बहुत से कॉम्बिनेशंस आते हैं जहां पर मैं यह आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि कर्ण कृष्ण से कहते हैं युद्ध से पहले कि मंगल अनुराधा नक्षत्र में वक्री होकर मार्गी होने वाले हैं, केतु चित्रा नक्षत्र में है, और शनि रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं वृषभ राशि में। मैं जानता हूं कि इस समय जो हार है, वो जो राजा है, जो इस समय राजा है या जो सिंहासन पे बैठा है, ये समय उसकी हार का है। ये 3 कॉम्बिनेशंस देते हैं, और मैं उसी की तरफ लड़ रहा हूं जो हारने वाला है। मैं जानता हूं दुर्योधन हारेगा। उस समय भी ये तीनों कॉम्बिनेशंस के साथ एक और कॉम्बिनेशन बैठा कि बृहस्पति अतिचारी थे। वाह। वही कॉम्बिनेशन अब है, मगर इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो महाभारत के युद्ध में आया, जहां कर्ण ने कृष्ण को कहा कि शनि वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, तो जैसा कि मैंने कहा, अतिचारी बृहस्पति तो 2025 से 2032 है। अगर इन 7 से 8 सालों में हम ये देखें कि शनि वृषभ राशि में कब आएंगे या शनि रोहिणी नक्षत्र में कब प्रवेश करेंगे, यहाँ पर हम वृषभ राशि पहले देखेंगे, तो जून 29 से जून 2032 ये यहाँ पर शनि वृषभ राशि में रहेंगे। थोड़ा सा वापस मुड़ेंगे मेष की तरफ, मगर ये एक 3 साल का आर्क है जहाँ शनि वृषभ राशि में रहेंगे। तो यहाँ जून 29 से जून 2032 ये यहाँ पर जो लड़ाई के जो काले बादल हैं वो गहरे होंगे। इस 7 से 8 साल में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक पीरियड है वो ये 3 साल का है। वैसे तो ये विश्व में लड़ाई कराता है। ओके। माने ये न्याय को हम कहेंगे कि वर्ल्ड इवेंट्स चेंज होते हैं, जो पावर स्ट्रक्चर्स पहले थी और अब उनमें बदलाव आ जाएगा। इसमें एक और कॉम्बिनेशन आता है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। शनि जब मीन राशि में अपने ही नक्षत्र में जाएंगे, यहां से लेकर जब वो कर्क में जाएंगे, तो यानी कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो कि मीन में आएगा, वो शनि का नक्षत्र है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र अप्रैल के लास्ट वीक से लग गया है, अप्रैल लास्ट वीक 2025 से लग गया है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। अब शनि थोड़ा आगे जाके फिर वक्री होंगे, मगर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से पुष्य नक्षत्र तक, उत्तर भाद्रपद मीन राशि में आता है और पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में आता है। ये जो पीरियड है, इसमें जो वर्ल्ड पावर्स हैं या जो उनकी स्टैकिंग है पावर्स की, कि हम कहते हैं वेस्ट ऊपर है, इंडिया अभी थोड़ा नीचे, तो वर्ल्ड पावर्स की स्टैकिंग चेंज होती है जी, कि जैसा वर्ल्ड ऑर्डर आज है और जैसा जब शनि पुष्य नक्षत्र में जाएगा तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो शनि पुष्य नक्षत्र में अप्रोक्सीमेटली जून 2034 में, पुष्य नहीं, मैं कैंसर ही राशि बोलूंगी यहाँ पर क्योंकि पुष्य नक्षत्र कैंसर राशि में आता है, तो मिड ईयर 34 से, हम इसे 34 ही लेते हैं, तो 34 से शनि पुष्य नक्षत्र यानी कि कैंसर राशि में प्रवेश करेंगे। पुष्य नक्षत्र में तो बाद में, मगर 2034 से ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा जो अब 2025 से शुरू हुआ है। क्योंकि अभी उत्तर भाद्रपद में प्रवेश हुआ है और 34 के बाद पुष्य में प्रवेश होगा
और इसी दौरान बृहस्पति अतिचारी भी हैं। तो अब 2025 से 2032 और फिर 34 अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे इवेंट्स होंगे जिसके कारण जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं वर्ल्ड में वो चेंज होंगे, और इसमें युद्ध भी है। और भारत को अगर हम देखें युद्ध में, भारत अभी भी पाकिस्तान से लड़ रहा है, मगर ज्यादा गहरी स्थिति युद्ध की जून 2029 से जून 2032 की है भारत के लिए। ओके। बाकी तो वर्ल्ड ओवर चल ही रहा है। हाँ, बिल्कुल चल रहा है। और इस समय अतिचारी बृहस्पति के दौरान, और ये जो अब एक आग शुरू हुई है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से पुष्य नक्षत्र की, ये वर्ल्ड पावर्स को चेंज करता है। माने जो ऊपर है वो नीचे आएगा, जो राजा है वो रंक होगा, जो रंक है वो राजा होगा। और ये तो मैं अपने बहुत से पॉडकास्ट में कहती हूँ कि 2030 के बाद इंडिया एक स्पिरिचुअल कैपिटल की तरह इमर्ज करेगा, और इंडिया एक सुपर पावर भी बनेगा। और टेलीकम्युनिकेशंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इन सब में भारत का नाम होगा। तो ये थोड़े कठिन साल हैं, मगर ईस्ट इसमें राइज करता है और विजडम राइज करता है। और भारत तो विजडम का सोर्स है, आध्यात्मिक ऊर्जा का की एक पुंज है। तो ये तो अब भारत के चमकने का समय है। परेशानी के बावजूद, बॉर्डर्स पे कितनी भी परेशानी के बावजूद, क्योंकि अब बहुत सी कंट्रीज अब एकजुट होकर इंडिया को अलग अलग फ्रंटियर्स पर परेशान करेंगी, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और इंटरनल अनरेस्ट भी दिखता है हमें कंट्री में। और भारत को अब मंगल की दशा 4 सितंबर 2025 से लगेगी 7 साल के लिए। तो आप देख रहे हैं कितने सारे कॉम्बिनेशंस एक साथ बैठ रहे हैं, फेवर कर रहे हैं कि मार्स भी 7 साल के लिए आ रहा है, जुपिटर भी अतिचारी 8 साल के लिए हो रहे हैं जी। और उत्तर भाद्रपद से पुष्य नक्षत्र का ये प्रवेश का समय भी आ गया। तो ये तीनों एक साथ आएंगे तो विक्टोरियस होगा भारत, लड़ेगा जरूर, बॉर्डर्स पर लड़ाई होगी, मगर विक्टोरियस होगा। अब मैं ये कहती हूँ कि युद्ध भारत की नियति है, मगर जीत या जय भी भारत की नियति ही है। तो ये दिखता है एक, अगर हम ट्रेंड लें आने वाले सालों का, तो वर्ल्ड इवेंट्स का एक ही ट्रेंड दिखता है। बट वो एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन भी होगा, जैसा आपने जी बिल्कुल 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 ब्यूटीफुल। वी आर होपिंग फॉर द सेम, द स्पिरिचुअल एक्सपेंशन। इसकी मैं बात कर रही हूँ। तो चलिए मैम, अब हमने ग्लोबली इसका इफेक्ट समझा, अब हम हर राशि पे आएंगे। और अक्टूबर के बाद, मतलब अक्टूबर 25 को जो गोचर करेंगे गुरु कर्क राशि में, जहाँ पे वो एग्जॉल्ट ही होते हैं वैसे तो उस समय के बाद किन किन राशियों का भाग्य चमकेगा या किन के लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक टाइम हो सकता है, ये हम अब जानेंगे। तो अब जो हम ये हर राशि के लिए बताने वाले हैं उसको आप अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। मतलब आपका चंद्रमा जिस राशि में है आप उस राशि के अकॉर्डिंग भी इसे देख सकते हैं, और आपकी लग्न के अकॉर्डिंग भी इसे देख सकते हैं। बट सूर्य राशि और वेस्टर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको मत समझना। तो मैम शुरुआत करते हैं हम मीन से। हमेशा हम मेष से शुरुआत करते हैं, आज थोड़ा उल्टा चलते हैं क्योंकि गुरु की ही राशि है मीन। ठीक है। मैं मीन से शुरुआत करना चाहूँगी। जिनकी राशि मीन है उनके लिए अक्टूबर 25 के बाद क्या होने वाला है? तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी हमारी ऑडियंस को कि बृहस्पति 18 अक्टूबर को कर्क में यानी कि कैंसर साइन में प्रवेश करेंगे, और 18 अक्टूबर 2025 से सिर्फ 2 महीने के लिए कैंसर में रहेंगे, यानी कि 4-5 दिसंबर 2025 तक कर्क कैंसर साइन में रहेंगे, और फिर मिथुन में वापस आ जाएंगे, और एक बार फिर कर्क राशि में आएंगे 2026 में, जून 2026 से 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026। तो जो आज हम राशि की प्रेडिक्शंस देंगे वो इन दोनों में मान्य रहेंगी जब जब बृहस्पति कर्क राशि के होंगे। तो इसलिए जो भी सुने वो ये ध्यान रखें कि ये प्रेडिक्शंस इन 2 महीनों में भी और आगे भी जून से अक्टूबर भी कायम होंगी और मान्य होंगी। जी, 2026 के जो अगले जी बिल्कुल उनमें। ठीक है, तो हम पाइसेस से स्टार्ट करते हैं। जी देखिए, मीन राशि के लिए अगर हम देखें तो मीन राशि के लिए बृहस्पति जो हैं वो दशमेश भी हैं और लग्नेश भी हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो मीन राशि के लिए तो ये एक बहुत ही शुभ गोचर है। वो क्यों? लग्नेश का पंचम में गोचर
आपकी उपासना आराधना इस पद्धति को बढ़ाता है और मंत्र उपासना की तरफ आपको ले जाता है। जी। ये लग्नेश होकर पंचम से नवम भाव को भी देखेंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप कोई अनुष्ठान करेंगे जैसा कि पहले ना हुआ हो, ऐसा इतना बड़ा और भव्य अनुष्ठान कर सकते हैं, जैसे कोई यज्ञ हवन। और इस दौर में जब बृहस्पति कर्क के रहेंगे तो मीन राशि वाले काफी होम हवन यज्ञ मंत्र उपासना करते दिखते हैं। और क्योंकि ये दशमेश होकर एकादश भाव को देखते हैं, इसलिए इससे अच्छा और क्या होगा कि प्रोफेशन में भी बहुत उन्नति दिखती है। और ये तो प्रमोशंस का समय है, दशमेश का उच्च का होना, पंचम से एकादश को देखना। मगर यहाँ पर कोई जॉब में चेंज आ सकता है, और जॉब में चेंज आने के बाद गेन्स दिखते हैं, क्योंकि दशमेश जब पंचम में आता है तो चेंज आता है। दशमेश से अष्टम में आ गया पंचम, तो चेंज आएगा मगर वृद्धि देगा। तो मीन राशि के लिए हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मंत्रोपासना बढ़ी हुई है और प्रोफेशनल राइज दिखता है। तो मतलब किसी को अपना गुरु भी शायद मिल सकता है, बिल्कुल गुरु दीक्षा मिल सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब ये नवम भाव को पंचम में बैठ के नवम भाव को देखेंगे तो ये दीक्षा का अच्छा समय होगा कि आप, वो कहते हैं कि जब समय आ जाता है तो साधक के जीवन में गुरु स्वयं आ जाते हैं। जब वह परिपक्व हो जाता है तो यह गुरु कर्क का एक परिपक्व साधक के जीवन में गुरु का प्रवेश करा सकता है। मैम वो कहते हैं ना कि शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु शिष्य को ढूंढता है। और आई थिंक ये वही फेवरेबल टाइम है मीन राशि वालों के लिए। जी, ये मीन राशि तो शायद सबसे ज्यादा, क्योंकि बृहस्पति की लॉर्डशिप और वो भी दशम और लगन की और एग्जॉल्टेड उच्च का, सारी फेवरेबल कंडीशंस हो रही है मीन राशि वालों के लिए। जी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपकी मीन राशि है तो मैम इसी से अब हम कुंभ राशि की बात करते हैं। सैटर्न की राशि है। जी, कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो बृहस्पति एकादशेश और द्वितीयेश हैं। लाभ स्थान का भी आधिपत्य है और धन स्थान यानी कि द्वितीयेश का भी आधिपत्य है, और गोचर छठे भाव में होगा। तो आधिपत्य तो अच्छा है कुंभ राशि का, मगर एकादशेश का छठे भाव में जाना कोर्ट केसेस को बढ़ाता है, हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम्स लाता है, वेट गेन दिखाता है। और अगर कोई प्रॉब्लम छोटी हो, जैसे कि किसी को स्टमक इशू है, क्योंकि ये 6th हाउस जो है छठा भाव, क्योंकि छठे भाव में गोचर होगा, तो ये पेट संबंधी प्रॉब्लम्स दिखाता है और ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। इसलिए कुंभ राशि के लोगों को बाहर से खाना नहीं खाना चाहिए इस समय बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेट कर सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है इंटेस्टाइनल एरिया में, क्योंकि एकादशेश छठे भाव में गोचर करेंगे। और कोर्ट केसेस अगर चल रहे हैं तो इस टाइम वो सुलझेंगे नहीं, वो बढ़ेंगे। और अगर कोई प्रॉपर्टी पे कोई केस चल रहा है तो वो भी विवाद में आता दिखता है। एकादशेश और धनेश दोनों छठे भाव में, रोग ऋण रिपु के भाव में, तो वृद्धि देगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत अच्छा नहीं है। मगर इसमें अच्छा क्या है, एकादशेश होकर बृहस्पति दशम भाव को देखेंगे छठे भाव से, तो नौकरी में मेहनत करने के बाद आपको ड्यू डिलिजेंस, जैसे हम कहते हैं, आपने मेहनत करी, आपको उसका फल मिला, कम से कम इतना ज़रूर होगा। तो ये फ़ायदा ज़रूर दिखता है और ठीक ठाक फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से छठे भाव से बृहस्पति दूसरे भाव को भी देखते हैं, तो धन अर्जित कर पाएंगे आप। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं कुंभ राशि के लिए। इसी से हम शनि की दूसरी राशि की बात करते हैं, मकर। मकर के लिए कितना कुछ लेकर आने वाला है ये गोचर। जी, मकर राशि के लिए बृहस्पति जो है ये द्वादशेश है और तृतीयेश है, और गोचर में अब सप्तम भाव में गोचर करेंगे। कर्क मकर राशि के लिए सप्तम भाव है। तृतीयेश का उच्च का होना सप्तम भाव में, आपका अगर कहीं किसी से बातचीत चल रही थी या कोई रिलेशनशिप है तो वो अब मैरिज में, विवाह में परिणित हो सकता है। ये कोई जानकार व्यक्ति है क्योंकि तृतीयेश है, या अगर कोई मीडिएटर है बीच में इस विवाह की, एक अरेंज्ड मैरिज है, तो ये मीडिएशन काम करेगी। माने जो वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू लोग मैरिज पार्टनर्स ढूंढते हैं, वो भी हम कम्युनिकेशंस तीसरे भाव से देखेंगे जी। तो इसलिए जो विवाह करना चाह रहे हैं उन्हें ऐसी वेबसाइट से या ऐसे सोशल मीडिया चैनल चैनल्स से
वो अपना जीवन partner साथी ढूंढ मिल सकते जाएगा, हैं। है ना। हाँ, कोई मतलब सोशल मीडिया का रोल होगा पार्टनर को अट्रैक्ट हाँ, करने में कहीं या ना कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका मित्र है वो आपको किसी से इंट्रोड्यूस कराए, हाँ, क्योंकि तृतीय third भाव house, से हम ये भी देख रहे हैं, फ्रेंड्स और नेबर्स। फ्रेंड्स एंड नेबर्स देखेंगे। तो इसलिए विवाह का योग उत्पन्न होता है क्योंकि सप्तम में एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट आ रहा है। यहाँ द्वादशेश 12th लॉर्ड भी एग्जॉल्ट कर रहा है, क्योंकि मकर राशि के लिए बृहस्पति 12th लॉर्डशिप भी है। तो ये विदेश आवागमन, ट्रैवल दिखाता है, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, द्वादश भाव सबकॉन्शियस का भी भाव है, एग्जॉल्ट कर रहा है, एक बेनिफिक प्लैनेट। तो आपको सपने भी अच्छे आएंगे, नींद भी अच्छी आएगी। तो ऐसा मकर राशि के लिए हम देखते हैं। उच्च का बृहस्पति एकादश भाव को देखता है, तो गेन्स भी दिखते हैं मकर राशि वालों के लिए। वाह, तो कुल मिलाकर बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला अच्छा है। और स्पेशली पार्टनर्स जो लोग ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट यही पॉइंट है मकर राशि वालों के लिए। बट मैं ये भी कहना चाहूंगी, ये मत सोचना कि हर इंसान जो सोशल मीडिया से मिल रहा है वही द वन है आपका। हाँ, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। क्यों? क्योंकि मैं ये बहुत बार कहती हूँ कि 12 प्रकार की डेस्टिनी नहीं है। हम 12 राशियों की बात करते हैं, जनरल ट्रेंड है। इसमें काफ़ी बातें आपके चार्ट्स पे बैठेंगी, मगर दुनिया में 12 प्रकार की किस्मत नहीं है, ये जानना पड़ेगा। तो जो आपके इंडिविजुअल चार्ट से बताया जा सकता है, ये ब्रॉडर ट्रेंड्स हैं, क्योंकि 12 प्रकार की किस्मत तो नहीं है होती है। 12 प्रकार के लोग भी नहीं हैं। हाँ, ठीक है। इसी से अब हम गुरु की दूसरी राशि की बात करते हैं, धनु राशि। उनके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है ये? धनु राशि वालों के लिए लग्नेश बृहस्पति हैं और चतुर्थेश भी बृहस्पति हैं, मगर बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में रहेगा। तो चतुर्थ भाव का अष्टम में गोचर, आप अपनी माँ की सेहत का ज़रूर ध्यान रखें, हम यही कहेंगे धनु राशि वालों को। और ये समय नहीं है व्हीकल, कोई नया व्हीकल खरीदने का, और सेल परचेज ऑफ, सेल तो फिर भी कर सकते हैं, मगर परचेज ऑफ लैंड का ये समय नहीं है धनु वालों के लिए। अपनी सेहत का भी खासा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश होके अष्टम में एग्जॉल्टेड होकर अष्टम में गोचर, अगर कोई छोटी प्रॉब्लम है तो वो क्रॉनिक हो सकती है। तो ध्यान रखें, अगर लगता है कि कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग में इशू है, कोई और स्टमक पेन है, या एंकल में कोई पुराना कोई प्रॉब्लम था वो ठीक से नहीं है, फ्रोजन शोल्डर है, तो ये इस समय करेक्ट नहीं करेगा, ये बढ़ेगा। और बृहस्पति यहाँ पर दूसरे भाव को देखते हुए कफ प्रवृत्ति बढ़ाता है, तो वेट गेन भी दिखाता है, कंजेशन ऑफ द चेस्ट भी दिखाता है, अष्टम भाव से चतुर्थ भाव पर नवम दृष्टि देते हुए। तो ये कंजेशन से बचना पड़ेगा, ENT की प्रॉब्लम से बचना पड़ेगा। ओके मैम, इसी से अब हम मंगल की राशि पर आ जाते हैं, स्कॉर्पियो। उनके लिए क्या लेकर आने वाला है ये? देखिए, स्कॉर्पियो के लिए बृहस्पति वैसे ही लक्ष्मी स्थानों के आधिपत्य है, लक्ष्मी स्थानों का द्वितीयेश और पंचमेश बृहस्पति हैं, और नवम भाव में बृहस्पति का गोचर होगा। तो अगर मीन राशि के बाद कोई बहुत ज़्यादा शुभ गोचर हम देखते हैं, तो वो वृश्चिक राशि के लिए देख रहे हैं कर्क के बृहस्पति का। पंचम का एग्जॉल्ट होकर नवम में आना, फिर से मंत्र उपासना, फादर का बहुत अच्छा करना, धर्म कर्म का बहुत बढ़ जाना, और द्वितीय होकर भी नवम में आना, ये धन अर्जित करने का और सक्सेस का एक बहुत ही क्लियर योग है। अगर कोई पुरानी साधनाएं हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, ये अब वो समय है कर्क के बृहस्पति का, जब आप वो साधनाएं पूरी करेंगे, क्योंकि बृहस्पति अब लग्न को भी देखेगा पंचम दृष्टि से। और ये आप जानिए कि पंचमेश का एक त्रिकोण भाव का दूसरे त्रिकोण भाव में गोचर, और उच्च का गोचर, पंचमेश होकर उच्च के नवम भाव का गोचर, ऐसा ये इतना शुभ जो ये ग्रह गोचर है, ये बार बार जीवन में नहीं आता। तो इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं वृश्चिक राशि वाले। मगर ये
धर्म पर ज्यादा केंद्रित है, आपकी मंत्र उपासना अर्चना आराधना पर ज्यादा केंद्रित है, ये पुण्य कर्म उठाएगा। वाह, ये ऐसा कॉम्बिनेशन बना, एक अपॉर्चुनिटी बनी है कि पूर्व अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही पंचम अच्छा, नवम में गया, बहुत और ही इस समय भी आप अच्छा कर्म करेंगे, आगामी कर्म भी बहुत अच्छा होने वाला है नवम में उच्च के बृहस्पति। तो बहुत ही अच्छा टाइम होने वाला है आपके लिए। इसी से हम तुला की राशि पर आ जाते हैं, लिब्रा, उनके लिए क्या लेकर आने वाला है ये गोचर? देखिए, तुला के लिए षष्ठेश और तृतीयेश का आधिपत्य है बृहस्पति का, उपचय स्थान है दोनों, और गोचर जो है वो दशम स्थान में आएगा। तो यहाँ पर एक बड़ा क्लियर प्रिंसिपल वो ये है कि छठे भाव का उच्च का हो जाना तो चैलेंजेस बहुत लाएगा जॉब में, बहुत चैलेंजेस। आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी आपको परेशान कर सकते हैं इस समय, आपके जो सब सबऑर्डिनेट्स हैं, एक तो है एक लेयर नीचे, एक है सेकंड लेयर, क्योंकि तृतीयेश भी इन्वॉल्व हो गया, तो आप परेशान होंगे मगर इवेंचुअली ओवरकम कर जाएंगे अपने चैलेंजेस को। षष्ठेश का उच्च का होके दशम में बैठना चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ाता है नौकरी में, ये बहुत क्लियर है, मगर ये चैलेंजेस आपको सक्सेस देंगे। कोई बाद में जाके, आज नहीं मगर बाद में आपकी मेहनत को वैलिडेट करेगा या मानेंगे कि आपने रिकग्निशन मिल जाएगी, मगर फिलहाल बहुत चैलेंजेस रहेंगे। तृतीयेश का भी उच्च का होना, एफर्ट और एंडेवर बहुत लगेगा, नौकरी में काम बहुत ज़्यादा आएगा, मगर आप सक्सेसफुल रहेंगे। कोई प्रमोशन भी आ जाएगी आपकी, क्योंकि ये उच्च के बृहस्पति द्वितीय भाव को भी देखते हैं, कोई प्रमोशन जिससे आपको लाभ हो जाए वो भी होगा, मगर हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। छठा हेल्थ भी दिखाता है, उसका उच्च का होना, थोड़ा हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना, नेग्लिजेंस नहीं होना है उनके बारे में, ये ज़रूर देखना पड़ेगा। तो इनके लिए हेल्थ बहुत प्राइम फोकस होगा, उसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। इसी से अब हम आते हैं कन्या राशि पर, मरकरी की पहली राशि। कन्या राशि के लिए चतुर्थेश और सप्तमेश दोनों बृहस्पति हैं, और बृहस्पति एकादश भाव में उच्च के होकर गोचर करेंगे। सप्तमेश का एकादश भाव में आना, और फिर बृहस्पति एकादश भाव से सप्तम को अपनी नवम दृष्टि देते हैं, तो विवाह के योग का उत्पन्न होना दिखता है कन्या राशि वाले लोगों के लिए। यहाँ से बृहस्पति तृतीय भाव को भी देखेंगे, एकादश से तृतीय भाव को भी देखेंगे, तो आपकी सिबलिंग्स के भी कोई रिलेशनशिप जो सेरेमनी में परिणित हो जाए ऐसा दिखता है। तो इसलिए कुटुंब के बढ़ने का योग कन्या राशि वालों के लिए, अपना भी और अपने सिबलिंग्स का भी, क्योंकि जैसे ही विवाह होता है तो कुटुंब, फैमिलीज एक्सटेंड करती हैं। यहाँ पर सप्तम को एक और पॉइंट के लिए देखा जाएगा, पार्टनरशिप का पॉइंट है सप्तम, सिर्फ मैरिज नहीं है। तो अगर बिजनेस में पार्टनरशिप की प्लानिंग है तो पार्टनरशिप की जा सकती है। एकादश भाव को बिजनेस के लिए भी देखते हैं, एक एंटरप्राइज के लिए देखते हैं, सेल्फ जिसे हम कहते हैं कि जॉब नहीं अब बिजनेस करेंगे, तो पार्टनरशिप्स का बढ़ना, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है उसका बढ़ना, बिजनेस में गेन्स दिखते हैं कन्या राशि वालों के लिए। जी, तो जिस तरह मकर राशि के लिए एक मैरिज का अच्छा योग बन रहा था, उसी तरह कन्या के लिए भी अच्छा योग है। तो ये दोनों राशियां इस बात का जरूर ध्यान रखिए। जी ठीक है। इसी से हम लियो की राशि पर आ जाते हैं, सूर्य की राशि। तो लियो बहुत ही रॉयल और रीगल साइन है, इसके लिए गोचर क्या कुछ लेकर आने वाला है? देखिए, लियो के लिए पंचमेश और अष्टमेश का आधिपत्य है बृहस्पति का। धनु और मीन राशि पंचम और अष्टम भाव में आती हैं, और गोचर द्वादश यानी कि 12th हाउस में है। तो पंचम का गोचर द्वादश भाव में, आपके बच्चे बाहर जा सकते हैं पढ़ने, आपकी एज पर डिपेंड करता है, आप अपनी एजुकेशन के लिए खुद भी बाहर जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा क्लियर पॉइंट आता है कि एजुकेशन के लिए आप या आपकी फैमिली में आपके बच्चे, डिपेंडिंग ऑन योर एज, कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाता दिखता है। ठीक है। अब अष्टमेश का
द्वादश में जाना, देखिए ये वो बात है कि मेरे बहुत खर्चे थे, कुछ पैसा बोनस में आया या वेरिएबल इनकम में आया और वो मैंने ट्रैवल में खर्च कर दिया, उड़ा दिया। तो आने वाला समय जो है, मैं बड़ी बार ये बात कहती हूँ, आने वाला जो समय है इसमें पैसे को लेके, फिनेंसेस को लेके कॉशियस होने का समय है। ये वो समय नहीं है कि हम कहें जो अर्जित हुआ उसे उड़ा दिया जाए, क्योंकि बिकॉज आने वाला समय थोड़ा अनसर्टेन है। भारत के लिए अच्छा है, मगर फिर भी इस समय पैसे को बचाना, कॉशियस होना, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, थोड़ा कॉशियस हो जाना फाइनेंशियली, ये बेटर है। बहुत लोन्स लेना, बहुत क्रेडिट कार्ड्स पे पैसे खर्च करना, ये कॉम्बिनेशंस जो हैं इस समय इन पे थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना है। ओके। बहुत आगे, अब वो कहते हैं ना कि ये बात मैं कल पे डाल दूँ, इसका पेमेंट मैं कल करूँगा, उसका 6 महीने बाद करूँगा, ये वो अगर कॉम्बिनेशन बनाया, जैसे कि सिंह राशि वालों के लिए दिख रहा है, तो कर्टेल करें अपने एक्सपेंसेस को, जिनको आप आगे, ये क्रेडिट कार्ड का बिल मैं 2 साल में दूंगा, ये सब अभी नहीं करने का है। ये अभी माने जितना चादर है उतना ही पाँव पसारें, ये एक वर्ड ऑफ कॉशन है जी। इसी से हम कर्क राशि की बात कर रहे हैं। कर्क में तो गोचर ही कर रहा है, तो क्या कुछ एम्पलीफाइड और इंटेंसिफाइड रिजल्ट्स मिलेंगे कर्क राशि वालों को? देखिए, कर्क राशि के लिए बृहस्पति षष्ठेश है, 6th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है, और एग्जॉल्ट कर रहा है लग्न में। तो 6th लॉर्ड का लग्न में एग्जॉल्ट करना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाता। इसका मतलब छठे की परेशानियां लग्न में आएंगी, तो हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम्स दिखाता है। क्योंकि बृहस्पति एक्सपेंशन का प्लैनेट है, तो 6th का एक्सपेंशन भी दिखाएगा और लग्न में दिखाएगा। तो आप ओबेसिटी से जरा बचें। मैं सिर्फ वेट गेन नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी ओबेसिटी से, जो कि जुपिटर इन फर्स्ट देने का क्षमता रखता है, राइट? ये कर्क राशि वालों को ओबेसिटी से बचना पड़ेगा। और यहाँ पर नवमेश होकर एग्जॉल्ट कर रहा है, तो ये आपके पिता के बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। पिता से भी आपको कुछ लाभ हो सकता है। और धर्म कर्म या जो अब आप कर्म करेंगे ये बहुत ही ऑस्पिशियस, जैसे इस दौरान आप बहुत ज्यादा तीर्थ कर सकते हैं, कोई पिलग्रिमेज कर सकते हैं, किसी पिलग्रिमेज में कोई जैसे कुछ सेटअप करें, या कोई लोग कुछ ट्रस्ट सेटअप कर सकते हैं किसी तीर्थ स्थान में। तो ये बहुत ज्यादा, जिसे हम कहेंगे धर्म कर्म में बढ़त दिखाता है। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती हैं कि नवमेश एग्जॉल्ट हो रहा हो, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती हैं। ये साधना के लिए भी एक बहुत अच्छा समय है, मगर हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे कोई उपवास नहीं कर लेने बहुत ज़्यादा। कई बार लोग कहते हैं कि ठीक है मुझे ये चाहिए तो मैं ना बहुत उपवास कर लूँ, बहुत सिवियर पेनेंस कर लूँ। तो अगर आपका बॉडी आपका साथ नहीं दे रहा है तो उतना पेनेंस, मतलब साधना आप करें, बट बहुत अपने आप को तकलीफ दे के साधना ना करें, क्योंकि हेल्थ खराब हो सकती है, उसका ध्यान रखें। अगर इस दौर में आप कंपटीशन कर रहे हैं तो कंपटीशन बड़ा हुआ होगा, माने आपका जो ओपोनेंट है या जो आपका एडवर्सरी है वो भी मेहनत करके ही आया होगा। तो अपने शत्रु को ये मत सोचें, शत्रु शब्द शायद सही नहीं होगा, अपने कंपेटिटर को ये मत सोचें कि वो क्या करेगा, या टेंडर कहीं सबमिट हो रहा है आप सोचें वो क्या करेगा, तो वो भी एक अच्छा कोट करेगा वहाँ पर, जो भी उसका टेंडर होगा दैट ऑल्सो विल बी वेल प्लेस्ड। आपका जो कंपेटिटर है वो भी अच्छी मेहनत करके सतर्क कंपेटिटर है, उसको हराना इतना आसान नहीं है इस समय। जी जी। इसी से हम मिथुन की बात करते हैं। मिथुन से ही गोचर करेंगे कर्क में जी। तो, और इस साल 14 मई को ही जुपिटर ने गोचर किया है मिथुन में, तो क्या कुछ रिजल्ट्स मिलने वाले हैं मिथुन राशि वालों को? देखिए, मिथुन राशि के लिए बृहस्पति सप्तमेश है और दशमेश है जी। दशमेश का एग्जॉल्ट होके दूसरे भाव में आना करियर के लिए तो 4 चांद लगाएगा, बहुत अच्छा दिखता है करियर के लिए, इट्स वेरी गुड। और मिथुन में होना भी दशमेश होकर स्क्वायर में आगे अपने घर से, तो ये मिथुन राशि वालों के लिए करियर का एक अच्छा समय रहेगा, क्लियरली बहुत ये बात क्लियर है। और कोई लॉन्ग टर्म प्रमोशंस या कोई पुराने अरियर्स या कोई एक प्रमोशन जो किसी बॉस ने प्रॉमिस की थी पहले, वो भी मिल जाने का समय है, क्योंकि द्वितीयेश
क्योंकि द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, तो करियर संबंधी धन का अर्जन भी दिखता है, यहाँ पर ये बहुत क्लियर है। सप्तमेश का एग्जॉल्ट होना विवाह योग दिखाता है, मगर सप्तमेश का एग्जॉल्ट होना ये भी दिखाता है, क्योंकि दशम से भी लिंक है, कि आपके स्पाउस को कोई प्रमोशन मिल रही है जी। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि आपने अपने करियर में अच्छा किया, यहाँ पे आपके स्पाउस को भी प्रमोशन मिल सकती है, आपके स्पाउस भी अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, मगर यहाँ स्पाउस की हेल्थ में इशू आएगा। या नेग्लिजेंट मत हो अगर आपकी स्पाउस की हेल्थ में थोड़ा सा भी इशू आता है, क्योंकि अपने से अष्टम भाव में गोचर होगा सप्तमेश का, तो वो थोड़ा स्पाउस हेल्थ का इशू दिखाता है। वहाँ पर आपको अपने अपने पार्टनर्स की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल। इसी से अब हम वृषभ राशि की बात करते हैं, उनके लिए गोचर क्या कुछ लेकर आने वाला है? इसी से तो अभी जुपिटर ने गोचर किया ही है मिथुन में। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अष्टमेश का जो स्थान है, अष्टम भाव और एकादश भाव दोनों बृहस्पति के आधिपत्य में है, और गोचर जो है वो तृतीय भाव में कर्क में होगा वृषभ राशि वालों के लिए। अष्टमेश का तृतीय भाव में आना, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, अपने सिबलिंग से लड़ाई झगड़े ना करें, और अगर किसी इनहेरिटेंस पे कोई डिस्प्यूट चल रहा है आपके सिबलिंग्स के साथ, तो वो इस समय थोड़ा बढ़ेगा। तो इस समय वो सॉर्ट आउट होता नहीं दिखता। तो ये डिस्प्यूट जो कि इनहेरिटेंस रिलेटेड हो सकता है, यंगर सिबलिंग से, एल्डर सिबलिंग से भी, क्योंकि एकादश भाव ओल्डर सिबलिंग्स दिखाता है, और एकादश भाव का तृतीय में आना, यहाँ पर ये तृतीय भाव यंगर सिबलिंग्स भी दिखा रहा है, तो थोड़ा सा इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स को ध्यान से देखना पड़ेगा। एकादशेश का तृतीय भाव में आना, आप ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी खरीदेंगे, ये भी एक योग उठेगा आपके लिए कि आप एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीद सकते हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में। इस पीरियड में अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि तृतीय भाव अष्टम से अष्टम होता है, तो ये हेल्थ को भी दिखाएगा, और हेल्थ थोड़ी पुअर दिखती है वृषभ राशि वालों की, तो यहाँ ये ध्यान देना पड़ेगा। ओके, इसी से अब हम आखिरी राशि पर आते हैं। यूँ तो पहली राशि है, पर आज हमने पीछे से स्टार्ट किया था, तो मेष राशि के लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है ये गोचर? देखिए, मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति का नवमेश और द्वादशेश पर आधिपत्य है, और चतुर्थ स्थान में गोचर है। द्वादश का चतुर्थ में आना, आप अगर फॉरेन कंट्रीज में थे या आपकी कोई ट्रांसफर्स चल रही थी, आप वापस घर आ सकते हैं अपने, है ना, और शुभ होगा। नेटिव लैंड में आना इस समय शुभ होगा। यहाँ नवम भाव का, नवमेश का उच्च होना, तो मैं हमेशा कहती हूँ जब जब नवमेश उच्च के होते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है कि नवमेश उच्च के हों। यहाँ पर हमेशा से साधनाएं और धर्म कर्म, पुण्य कर्म, आगामी कर्म जो आप अब कर रहे हैं, जैसे हम कई बार कहते हैं स्पिरिचुअल रेमेडीज़ आपने की, आपने बहुत सारी बिल्कुल मन लगा के बहुत डिवोशन से की, तो वो दिखता है नवम भाव का एग्जॉल्ट होना, फोर्थ में आना। यहाँ पर नवम एक त्रिकोण है, और बृहस्पति त्रिकोण के स्वामी होके एग्जॉल्ट कर रहे हैं केंद्र में। ये धन लाभ, मटीरियल वेल्थ और गेन्स का भी समय है। मगर मैंने ये कहा आपकी ट्रांसफर्स बाहर हुई हैं, आप यहाँ आ सकते हैं, मगर ये एक कॉम्बिनेशन है कि अगर आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि नवम, चतुर्थ और द्वादश का भी लिंक आ रहा है, तो आप इस समय बाहर भी जा सकते हैं। ये आवागमन का समय है। कि जो बाहर थे वो नेटिव लैंड में आ गए, और जो नेटिव लैंड में है वो बाहर चले गए। मगर ये फॉर द टाइम बीइंग है, ये कोई फॉरेन सेटलमेंट नहीं हम कहेंगे। वो तो खैर आपके इंडिविजुअल चार्ट्स पे डिपेंड करता है कि ये फॉरेन सेटलमेंट का चार्ट है या नहीं है, मगर ये प्रवास दिखाता है। नाइन्थ लॉर्ड का फोर्थ में आना और द्वादश भाव को एस्पेक्ट करना, ये प्रवास दिखाता है, प्रवासी का वापस आना। और किसी कोई ऐसा भी हो सकता है जो बाहर जाना चाहे, तो ये ट्रैवल, ट्रांसफर रिलेटेड, जो कि फार ऑफ लैंड में जाना है। ये ऐसा नहीं है कि मैं घर के पास किसी साथ वाली स्टेट में चला गया, ये थोड़ा डिस्टेंस दिखाता है, मूवमेंट दिखाता है। तो ये एरीज राशि वाले लोगों के लिए ये बात दिखती है।
तो हमने सारी राशियों के लिए जाना कि ये जो अतिचरी जुपिटर है ये क्या कुछ लेकर आने वाला है, स्पेशली जब जुपिटर कैंसर में जाएगा अक्टूबर से लेके दिसंबर तक और फिर वापस जून 2026 से लेके अक्टूबर एंड तक। देखिए बहुत कुछ होने वाला है, जैसा कि मैम ने ग्लोबल इवेंट्स की बात की, हर राशि की बात की, कुछ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, कुछ के लिए थोड़ा सा टफ टाइम है। बट आज जो मैम ने आपको बताया, होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, कुछ कॉन्फिडेंस मिला हो। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपकी कौन सी राशि है कमेंट सेक्शन में, और आपने कितना रिलेट किया आज के इस पॉडकास्ट से। देखिए हमारा पर्पस कुछ डराना नहीं है आपको, बस आपको रियल इन्फॉर्मेशन देना है। तो मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई राशि आपके पेरेंट्स की होगी, आपके फ्रेंड्स की होगी, फैमिली की होगी, लवर्स की होगी। और हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।